नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के बाद अवैध संबंध अपराध नहीं है। ये मेरी लाइन नहीं है, ना कभी हो सकती। ये दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है और निश्चित तौर पर सवालों के घेरे में है ये फैसला, ये जो टिप्पणी की गई है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा गया है कि जिसका घर टूट रहा है वो अपने पति या पत्नी के साथी से हर्जाना भी मांग सकता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा ये डिसीजन आया है। हालांकि हम इस पर टिप्पणी करने के लिए बड़े छोटे लोग हैं, लेकिन हाँ, वकील से हम समझ सकते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं, एडवोकेट विकास नागवान। स्वागत है आपका सर। सर, ये किस तरीके का फैसला आया है? देखिए, पहले आप समझिए कि जो अडल्ट्री है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, इस तरह की सिचुएशन हमारी सोसाइटी में काफी बढ़ रही है इस टाइम पे। और अब आप देखेंगे जिस तरह का ट्रेंड है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं वो भी बहुत बढ़ रहे हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमी आ रही है। प्री मैरिज रिलेशनशिप तो बढ़ ही रहे थे, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की वजह से जो घर टूट रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इन 2019, इससे पहले एक कानून हुआ करता था आईपीसी में, जिसे बोलते थे अडल्ट्री, सेक्शन 497, जिसमें 3 साल तक की जेल का प्रोविजन था। ओके। दैट वाज स्ट्रक डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट कि भाई अडल्ट्री जो है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आईपीसी को चेंज करके भारतीय न्याय संहिता आ गया। बीएनएस। भारतीय न्याय संहिता आने के बाद भी, यस, बीएनएस आया। बीएनएस आने के बाद उसमें भी अडल्ट्री का जो कानून है उसको एज ए क्रिमिनल एक्ट में उसमें ऐड नहीं किया गया है। तो आज की तारीख में अगर कोई भी मैरिड मैन या फिर कोई फीमेल है, वो किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हैं, कोई अडल्ट्री का ऐसा कोई एलिगेशन आती है, तो उसके ऊपर कोई जेल का प्रोविजन नहीं है। लेकिन इसी ग्राउंड पे सिर्फ डाइवोर्स लिया जा सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल हो सकती है। अब जो दिल्ली हाईकोर्ट की आप बात कर रहे हैं, उसमें दिल्ली हाईकोर्ट के पास इशू था एक सिविल सूट का, कि अगर कोई थर्ड पर्सन किसी की मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करता है, न्यूसेंस क्रिएट करता है, तो क्या उस थर्ड पर्सन यानी हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट क्या कोई सिविल सूट फाइल हो सकता है, क्या कोई लीगल कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि दहेज का जो कानून है उसमें हस्बैंड की गर्लफ्रेंड के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल नहीं हो सकता, क्योंकि शी इज नॉट द रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। और इसी को अगर हम डोमेस्टिक वायलेंस माने, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में हस्बैंड और उसके परिवार के जो लोग हैं, उन लोगों के अगेंस्ट कंपनसेशन और जो बाकी रेजिडेंस राइट टेनेंस वो सब क्लेम होता है। लेकिन ठीक। उसमें भी कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है स्पेसिफिक जो कहे कि भाई मेरे स्पाउस के जो पार्टनर हैं, जिसकी वजह से मेरा घर टूट रहा है, उसको भी हम पार्टी बनाएंगे। लेकिन देयर इज अ लॉ ऑफ टॉर्ट जो कि अंग्रेज मतलब बहुत पहले से चला रहा है, नॉट कोडिफाइड, और अंग्रेजों के टाइम से है लॉ ऑफ टॉर्ट, जिसमें कहते हैं कि अगर कोई भी आपकी अगेंस्ट कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे आपको कोई नुकसान हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज फाइल अ सिविल सूट। और दिल्ली हाई कोर्ट का अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, दिस इज द प्राइमा फेसी ओपिनियन। और लॉ के हिसाब से हमें देखेंगे तो कोई भी आदमी थर्ड पर्सन जिसकी वजह से घर टूट रहा है, घर के अंदर कोई न्यूसेंस क्रिएट हो रही है, कोई मैट्रिमोनियल डिस्कॉर्ड पैदा हो रहा है हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो ऑब्वियसली उसके अगेंस्ट सिविल सूट फाइल हो सकता है। दैट शुड बी मेंटेनेबल। लेकिन ये सर, ये कितना खतरनाक साबित हो सकता है? क्योंकि अभी तक तो चीजें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं अभी भी लोग चोरी छिपे करते हैं, चीजों को बहुत ज्यादा सार्वजनिक तौर पर आकर नहीं करते हैं। अब यहां तो एक प्रावधान हो गया है, मतलब कि अगर मतलब मेल हो या फीमेल हो, उसके साथी पर भी आप हर्जाना उससे मांग सकते हैं। तो आपको नहीं लगता ये बहुत खतरनाक होगा? देखिए, हर कानून के दो पहलू होते हैं। पहला पहलू तो इसमें यह है कि अगर कोई भी लेडी आज किसी मैरिड आदमी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाती है, या कोई मेल किसी मैरिड लेडी के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है, तो वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, वो घर भी तोड़ रहा है। हो सही सकता है बात। सामने वाले के बच्चे भी हों, उनके अगेंस्ट भी एट्रोसिटीज हैं, उनके अगेंस्ट भी जो आपके उनके बेसिक राइट हैं वो भी खत्म होते हैं। आप जानबूझ के ऐसी मैरिड लाइफ में अगर इंटरफेयर करोगे तो आपको हर्जाना देना चाहिए। दूसरी चीज क्या है कि क्योंकि क्रिमिनल एक्ट नहीं है, तो लोगों को हमारी सोसाइटी में इस तरह के काम करने के लिए एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है कि हम कुछ भी कर लेंगे जी, हमारे खिलाफ कुछ हो नहीं सकता। प्रॉब्लम क्या है कि अगर मैरिड आदमी के साथ कोई फीमेल रिलेशनशिप में जाती है,
पहले उसको पता है कि शादी हो चुकी है, इसके बच्चे भी हैं, और कल की डेट में जो आदमी जिसके बच्चे हैं, उसकी वाइफ है, वो कल की डेट में कहता है कि नहीं, मुझे तो अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ ही रहना है। तो वही गर्लफ्रेंड, वही स्पाउस, उसी स्पाउस उस आदमी के अगेंस्ट फिर वो रेप की केस डालती है कि भाई बिल्कुल। मुझे तो फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज इसने किया था। तो हम हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से, जिस तरफ हम चल रहे हैं, एक वेस्टर्न सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है हम अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर थोप रहे हैं, वो गलत है। और जिस तरह का ऑर्डर किसी भी कोर्ट से आना कि आप गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट भी, अपने स्पाउस के, अगर कोई केस फाइल कर सकते हो, उससे कंपनसेशन मांग सकते हो, उसके अगेंस्ट कोई कोर्ट ऑर्डर ले सकते हो, तो ये बहुत बढ़िया ऑर्डर रहेगा किसी भी कोर्ट का। फॉर द रीजन कि जिस तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से घर टूट रहे हैं, जो एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली, और न्यूक्लियर फैमिली भी तोड़ी जा रही है, उसके ऊपर रोकथाम के लिए लोगों को थोड़ा डर रहेगा कि मुझे इस तरीके के रिलेशनशिप में नहीं जाना है। लेकिन सर सबूत कैसे देना होगा, कानूनी प्रक्रिया क्या होगी? मेरे मन में कुछ भी आया कि फला लड़की बीच में है, तो इतना मेरे मन भर में आने से तो काफी नहीं होगा ना, सबूत कैसे देना होगा? देखिए, दो चीजों को हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक एक सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जिसकी वजह से मैरिज में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जिसमें आपका स्पाउस है वो बाहर अपना जो भी, मतलब कहते हैं ना कि कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल। उनकी वजह से जो थर्ड पर्सन है वो आपकी फैमिली लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर रहा। लेकिन एक दूसरा ऐसा भी होता है कि जिसमें बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड जो भी है, मैरिड बंदे के या लेडी के, वो मैरिड लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। मान लीजिए किसी आदमी की कोई गर्लफ्रेंड है और वो उस आदमी की वाइफ को फोन कर रही है, परेशान कर रही है, न्यूसेंस क्रिएट कर रही है उसकी लाइफ में, जानबूझ के उसके ओके। पति को उकसा रही है कि तू छोड़ दे। तो जो एक्टिव रोल है जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है, तो उसका हर्जाना, उसके अगेंस्ट कोर्ट केस फाइल होना भी चाहिए और उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होना भी चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ है कि जब, देखिए, कानून में हम दो लोगों को बाध्य नहीं कर सकते हैं कि आपको साथ रहना है, सही कभी बात। नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप, हैप्पी लाइफ इज योर फंडामेंटल राइट। आप, और हैप्पी लाइफ मतलब है ऐसा पार्टनर जिसके साथ आप खुश रहते हो, वो आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से ही सिर्फ अपना अपना कुछ कर रहे हो, ऐसा अपने पार्टनर से कोई दूरियां बना रहे हो, वो अलग बात है। लेकिन किसी थर्ड पर्सन के अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से, अननेसेसरी इंटरफेरेंस की वजह से ऐसा कर रहे हो, तो दैट थर्ड पर्सन शुड बी लायबल। क्योंकि उस वाइफ का या उस हस्बैंड का भी तो राइट है जिसके साथ इंटरफेरेंस क्रिएट हो रहा है कि आई ऑल्सो नीड अ हैप्पी लाइफ। आज की डेट में आपके अगेंस्ट कोई आपका नेबर है, कोई पड़ोसी है, अगर वो आपकी लाइफ में किसी तरीके की न्यूसेंस क्रिएट करेगा तो आप उसके खिलाफ भी केस फाइल कर सकते हो। ये तो आपका बेसिक राइट है। तो व्हाई नॉट द थर्ड पर्सन? और सामने वाला अगर हर्जाना देने से मना कर दे तो उसका क्या प्रावधान रखा गया है सर? देखिए, सिविल कोर्ट में दो तरह के ऑर्डर होते हैं, कि तो डायरेक्शनल डिक्री होती है कि किसी को डायरेक्शन दिया जाए कि तुम्हें क्या करना और क्या नहीं करना है। अगर उसका किसी भी तरीके से कोई वायलेशन होता है, डिग्री का, इंजंक्शन का कोई वायलेशन होता है, तो उसमें अंडरटेकिंग लेके, और सामने वाले को अगर अंडरटेकिंग से बैकआउट करते हैं तो उसके खिलाफ जेल का प्रोविजन है। अगर कोई अमाउंट क्लेम कर लिया, कोई कंपनसेशन क्लेम कर लिया, और सिविल कोर्ट ने डायरेक्शन दे दिया कि पैसा आपको देना पड़ेगा, तो उसमें जिसके अगेंस्ट भी डायरेक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टी की ऑक्शन भी हो सकती है उस पैसे की रिकवरी के लिए। और अगर वो नहीं देते हैं तब भी पैसा, या फिर अपनी प्रॉपर्टी कंसील कर लेते हैं, तो सिविल इंप्रिजनमेंट भी हो सकती है, उसको जेल तक का भी प्रोविजन हो सकता है। ओके सर, ये हर सिचुएशन में लागू होगा, हर समुदाय पे लागू होगा ना, या स्पेशल परिस्थितियां इसमें रखी गई हैं? देखिए, कानून के हिसाब से मैं आपको बताता हूं कि ये एक सिविल रेमेडी है जो हर किसी के लिए अवेलेबल है। इसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि कौन से धर्म के या कौन से रिलीजन, कौन से पंथ के आदमी को मिलेगी। जैसे इस्लाम है, इस्लाम में 4 शादियों का प्रोविजन है। मैं एक्चुअली उसी पे आना चाह रही थी, लेकिन मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि अपने घर में ही अफेयर्स हो जाते हैं, मैं उस केस में पूछना चाह रही थी, फिर क्या होगा? देखिए, इस्लाम में 4 शादियों का प्रोविजन है। वहां पे आदमी जब दूसरी शादी कर लेता है तो पहली वाइफ के अगेंस्ट, दैट इज डोमेस्टिक वायलेंस, दैट अमाउंट्स टू क्रुएलिटी। तो पहली वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में प्रोविजन में अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकती है, कंपनसेशन ले सकती है हस्बैंड से, और जो भी उसके बाकी के राइट्स हैं उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। ओके। लेकिन इस्लाम में, क्योंकि ये हमारे यहाँ यूसीसी लागू नहीं हुआ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ है, वहां सेकंड वाइफ को भी सेम राइट मिलते हैं, फर्स्ट वाइफ को भी मिलते हैं। लेकिन जिससे हमारी बात शुरू हुई थी वो हुई थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से, जहां शादी नहीं हुई है, देयर इज ईदर अ मिस्ट्रेस और द बॉयफ्रेंड ऑफ दैट वाइफ। तो इस तरह की सिचुएशन थी। प्रॉब्लम यहाँ इस्लाम के अंदर, जो हमारे जो बेसिकली यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण जो अलग अलग धर्म के लिए पर्सनल लॉ बने हुए हैं, उसमें एक छोटा सा इशू ये है
कि अगर एक ही मोहल्ले के अंदर एक हिंदू लेडी का जो हस्बैंड है वो कोई दूसरी शादी कर ले और वो बैठ के रो रही है कि देखो मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, और एक मुस्लिम लेडी का हस्बैंड दूसरी शादी कर ले और उसको भी दुख हो और वो भी रो रही हो, क्वेश्चन ये है कि क्या कानून के हिसाब से दोनों के आंसुओं की कीमत अलग अलग होगी या सेम होगी? तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्यूटी है सरकार की कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आए, लेकिन अभी तक कोई भी सरकार इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की तरफ अग्रसर नहीं है, एक्सेप्ट अभी उत्तराखंड में उत्तराखंड में लागू हो हुआ है, थोड़ा उत्तराखंड में लागू हुआ है सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड, लेकिन उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन और कुछ चेंजेस हैं। और लेकिन आप देखें पूरे ऑल इंडिया लेवल पे एक सेंट्रल कानून इस तरह का आना चाहिए जिसमें शादी से रिलेटेड जितने भी कानून हैं सब बराबर होने चाहिए। आपके जो इनहेरिटेंस से रिलेटेड प्रॉपर्टी के जो राइट्स हैं, मेंटेनेंस के जो राइट्स हैं, वो सारे के सारे सबके लिए बराबर होने चाहिए। क्योंकि अगर एक आदमी मर्डर करे तो उसको सजा, और दूसरा आदमी सेम मर्डर करे लेकिन क्योंकि वो दूसरे धर्म से है तो उसको सजा नहीं होगी। क्राइम तो क्राइम है। सही बात। बाइगेमी की अगर सजा है किसी क्रिश्चियन को या किसी हिंदू को मिल सकती है तो किसी दूसरे रिलीजन के आदमी को भी मिलनी चाहिए। करेक्ट। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरीके से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपराध नहीं माना है और इसी के साथ ये भी कहा है कि जो पार्टनर होगा आपके पति पत्नी का, जो भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो वो इंसान होगा उसको हर्जाना देना होगा दूसरे पार्टनर को। तो इस पर हमने चर्चा करने की कोशिश की और विस्तार से समझने की कोशिश की। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बाकी अब आपके हवाले ये खबर, ये फैसला, हालांकि ये फाइनल डिसीजन नहीं है ना सर, अभी इस पर आएगा फाइनल नहीं, ये डिसीजन। फाइनल डिसीजन नहीं है, फाइनल डिसीजन नहीं है। लेकिन फिर भी जो जिस तरीके की बात दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से जारी की गई है उसको लेकर अब आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।